हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विजया में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आजकल में आपको पता ही है क्लास 10th बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का 2024-25 का पूरा सिलेबस लेके आई हूँ, जिसमें कि आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखित उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं की बात करूंगी, उनके भावार्थ की। तो जो पहली कविता है उत्साह, उसके बारे में बताना चाहूंगी। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और वीडियो में पूरी जानकारी के लिए शुरू से आखिर तक बने रहिए, तभी पूरा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सतही ज्ञान थोड़ा सा वही ज्ञान होता है, जब तक हम गहराई में उतर करके पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करते तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। तो वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्साह कविता की। उत्साह कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों को एक ओर तो इच्छाओं को पूर्त करने वाला बता रहे हैं, सभी मनुष्यों को खुश करने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं बादलों को विध्वंस का या विद्रोह का प्रतीक बता रहे हैं। वो एक तरीके से सामाजिक जो है एक चेतना लाने चाहते हैं, सामाजिक जो जीवन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहते हैं लोगों के अंदर, और वो बादलों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वाला जो हमारा काव्यांश है वो निराला जी ने क्या लिखा है, उसके साथ के साथ उसका अर्थ भी हम लोग जानते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाला जो काव्यांश है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ पे बादल गरजो की बात है कि संसार को सुख देने वाले बादलों, संसार को तृप्त करने वाले बादलों, आप गरजो, अपनी गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धाराधर। यहाँ फ्रेंड्स एक शब्द लिखा है धाराधर। धाराधर का अर्थ होता है बादल, यानी बादलों आप, गगन मतलब आकाश, घेर घेर मतलब बादलों आप आकाश को घेर घेर के, घोर मतलब काले बादल, काले बादलों आप आकाश को घेर घेर करके जो है गर्जना करो, गरजो। और आप कैसे हो, आपके बाल कैसे हैं, आप कैसे लग रहे हो, यहाँ पे है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। तो हे बादलों, जो तुम्हारे बाल है वो कैसे लग रहे हैं, ये ललित ललित मतलब ललित ललित का मतलब होता है सुंदर सुंदर। ये जो तुम्हारे बाल है बहुत ही सुंदर है, काले और घुंघराले हैं, और ये जो बाल है ये ऐसा लग रहा है जैसे कल्पना से ही विस्तार पाए हुए हो। अर्थात जो काले काले बादल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बालक के घुंघराले बाल हो। अर्थात ये जो है समूचे क्षितिज में फैले हुए हैं, सारे आकाश में फैले हुए काले काले घनघोर बादल। फिर है विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन, वज्र छिपा नूतन कविता। अब यहाँ पे कवि बादलों को कवि के माध्यम से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वज्र छुपा, यहाँ से है विद्युत छवि उर में, कि तुम्हारे उर मतलब हृदय में विद्युत की छवि मतलब बिजली है जिस तरीके से, उसी तरीके से तुम जो कवि हो, जैसे बादलों के उर में बिजली छुपी होती है, उसी तरह हे कविगण आप नवजीवन का संचार करने वाले हो अपनी कविताओं के माध्यम से। और आपकी कविताओं में वज्र छिपा नूतन कविता, आपकी अपनी जो कविताएं हैं उसमें अपनी भावनाओं में, अपनी कविताओं में वज्र को छिपा करके आप नई सृष्टि का निर्माण करो, लोगों में नई चेतना को आप भर दो। और नूतन कविता मतलब नई कविता का निर्माण करो। कैसे करो, जैसे आकाश में बिजली छुपी होती है वैसे ही आप अपनी कविताओं में वज्र के समान अपनी भावनाओं को छुपा करके लोगों में जो है जोश भर दो और नई सृष्टि का निर्माण करो। तो फ्रेंड्स, ये था पहले वाले काव्यांश का अर्थ जो कि निराला जी ने लिखा है। इसमें से कई सारे हमारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये लाइन है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, तो यहाँ पे पहले वाले में आपको ये चीज समझनी होगी कि ये जो पहली वाली लाइन है उसमें बादलों से कह रहे हैं, कि बादलों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कहाँ बादलों को संबोधित किया है, कहाँ कवि को। तो पहले वाली लाइन में यहाँ बादलों को संबोधित किया है, धाराधर का मतलब बादल, और उसके बाद यहाँ जो ललित ललित काले घुंघराले,
माने सुंदर सुंदर जो काले बाल है वो कल्पना के विस्तार के समान है। तो यहाँ पे कल्पना की बात हो रही है, कवि ने कल्पना की जो है अपनी शक्ति को दिखाया है कि कोई कल्पना करके बादलों की तुलना किसी छोटे बालक के बालों से कर सकते हैं। और यहाँ विद्युत छवि उर्मे, यहाँ पे बादलों के माध्यम से कवि को जो है वो व्याख्यायित कर रहे हैं निराला जी और अपनी बात कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कई सारे बन जाएंगे कि कैसे बाल है, बादलों के कैसे बालों की कल्पना की है, या कवि ने धाराधार किसे कहा है, या बादलों ने विद्युत छवि किसके उर में छुपी हुई बात की। इस तरीके के छोटे छोटे एमसीक्यूज या वन वर्ड समाप्ति क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला हमारा काव्यांश निराला जी ने कौन सा दिया है। ये है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। मतलब जब संसार, संपूर्ण संसार बहुत अधिक गर्मी के कारण बड़ा उदास था, या गर्मी भी कह सकते हैं, इसमें एक अर्थ गर्मी दिया है और एक अर्थ है कि संसार में निराशा जो व्याप्त है उसकी वजह से संसार के सभी लोग जो थे वो विकल विकल, विकल विकल का अर्थ होता है बेचैन थे, और उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है, उन्मन का मतलब उदास थे। संसार के सभी लोग उदास थे, बेचैन थे और उदास थे। विश्व के निदाद सकल जन, विश्व के संपूर्ण जो जन थे, जो सारे लोग थे वो उदास थे और बेचैन थे। तभी क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो तभी आप, मतलब बादलों को संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग जो अनंत आकाश, अनंत का मतलब यहाँ जो है पर्यायवाची है आकाश का, तो अनंत मतलब आकाश के घन, मतलब आकाश के बादलों, जब तुम अज्ञात दिशा से आए तो आने के बाद तुम तप्त धरा, मतलब जो तपती हुई धरती है उसको जल से फिर शीतल कर दो, मतलब तुम अपने जल से उस धरा को शीतल कर दो, जिससे कि धरा में शीतलता हो जाए, और जो विश्व के सभी लोग परेशान हैं, बेचैन है या उदास हैं, उन सबके मन की उदासी दूर हो जाए। तो तुम इस तरीके से गर्जना करते हुए वर्षा कर दो और पृथ्वी को शीतल कर दो, शीतलता प्रदान कर दो। तो ये हमारा दूसरा वाला काव्यांश था। आई होप इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। अगर हम ध्यान दे करके देखें तो एक ही बार में हमें समझ में आ जाता है, और अगर नहीं भी समझ में आता तो 1 से 2-3 बार हम रिपीट करके वीडियो को देख भी सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो यहाँ पे ये बात किसके लिए कही गई है, इस तरीके से एक वन वर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन, अनंत के घन का क्या तात्पर्य है या किसके बारे में बात की जा रही, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाएंगे। और 4 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही जिसमें से आपसे सप्रसंग व्याख्या इसकी पूछी जाएगी। तो 4 नंबर तो आप अपने मान के चलिए, क्योंकि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आप लोगों को आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपने उत्साह कविता को समझा, दोनों पार्ट्स इसके देखे। अब जो एक अलग कविता है अट नहीं रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो यहाँ पे फागुन की शोभा की बात निराला जी कर रहे हैं। जब फागुन का महीना होता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा होगा सारी प्रकृति में जो है एक हरियाली सी छा जाती है, चारों तरफ फूलों की खुशबू दिखाई देती है, और वो सौंदर्य ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो कहीं समाये नहीं समा पा रहा, सारी पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए देखते हैं इसमें निराला जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, यहाँ पे कह रहे हैं कि अट नहीं रही, अटना मतलब समाना, फागुन की जो शोभा है वो कहीं समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब तन में यानी कहीं पे भी वो समा नहीं पा रही है। कहीं श्वास लेते हो घर घर भर देते हो, अब जो ये लाइन आई है कहीं श्वास लेते हो घर घर भर देते हो, मीन्स की फागुन के महीने में इतना ज्यादा पृथ्वी खुशबू से भर जाती है, प्रकृति में इतनी ज्यादा फूल हो जाते हैं, इतने ज्यादा मौसम सुगंधित हो जाता है कि अगर हम श्वास भी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरी सृष्टि को ही खुशबू से भर देते हैं, और हर एक घर जो हमारी खुशबू से भर गया है। फिर है उड़ने को नभ में पर कर देते हो, यहाँ पे है कि जब ऐसा हमें लगता है कि हम जब कहीं श्वास ले रहे हैं तो हमारी जब श्वास लेने से और फिर वही श्वास जब हम छोड़ते हैं तो लगता है पूरी सृष्टि में खुशबू ही खुशबू छा गई है, क्योंकि फागुन के महीने में फूलों की खुशबू ही ज्यादा होती है।
दोबारा फिर ऐसे मौसम को, ऐसे वातावरण को देख करके लेखक का मन भी, या निराला जी का मन भी उड़ने का करता है, विचरने का करता है आकाश में। फिर है पर कर देते हो, मतलब पर का मतलब यहाँ पे है पक्षी भी आकाश में विचरण करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब अच्छा माहौल होता है फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा पक्षीगण भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो जितने भी पक्षी हैं, ऐसा सुगंधित, ऐसा हरा भरा मौसम या वातावरण देके पक्षी भी उड़ने के लिए आकाश में तत्पर हो जाते हैं, विचरण करने लग जाते हैं। फिर आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और ये वातावरण, ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है कि मैं अपनी नजरें हटाना भी चाहूँ तो मेरी नजरें इसमें से हट नहीं रही है। फिर है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो जो पत्तों से भरी हुई डालें हैं वो कहीं हरी हो गई हैं और कहीं लाल हो गई हैं। फिर कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब यहाँ पर जो ये लाइन आई है, ये लाइन फागुन के लिए आई है कि जो लदी हुई लाल और हरी पत्तियां हैं वो कैसी लग रही हैं, जैसे कि फागुन के उर में। यहाँ लिखा है कहीं पड़ी है उर में, उर में किसके? फागुन के। फागुन के हृदय पे ये मंद मतलब हल्की, गंध मतलब खुशबू, हल्की खुशबू वाली पुष्पमाल, फूलों की माला पड़ी हुई है। फिर इसको मैं आते एक बार पूरा भी बता दूंगी आपको, अभी एक बार एक एक लाइन का देख लेते हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मतलब इसकी फागुन की जो सुंदरता है, जो शोभा है, वो कहीं भी नहीं समा पा रही है। संपूर्ण सृष्टि जो है वो पूरी वातावरण से सुगंधित हुई पड़ी है, इसकी सुंदरता कहीं समा नहीं पा रही है। अब इसका अगर हम एक साथ अर्थ देखें तो इसका पूरा अर्थ हम देखेंगे, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे का अर्थ में एक साथ बताऊंगी कि फागुन का जो सौंदर्य है उसकी सुंदरता अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है। और अगर कोई श्वास भी लेता है, क्योंकि बहुत सारे फूल खिले होते हैं प्रकृति में, कोई श्वास भी लेता है तो ऐसा लगता है कि उसकी श्वास लेने से संपूर्ण सृष्टि सुगंध से भर गई है, और वो सुगंध हर घर घर में पहुंच गई, प्रत्येक घर में वो खुशबू फैल गई है। और इस ऐसे वातावरण को देख करके जो है उड़ने का मन करने लगता है, सभी का आकाश में उड़ने का मन करने लगता है। यहाँ पे निराला जी की बात मैं कर रही हूँ। और यहाँ जो पक्षीगण, पर मतलब जो पक्षीगण है वो भी आकाश में उड़ना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। और ऐसे वातावरण से अगर मैं अपनी निगाहें हटाना भी चाहूँ तो मेरी निगाहें नहीं हट पा रही हैं। कहीं पत्तों पे, पेड़ों पर हरे पत्ते हैं और कहीं पे लाल है, और वो ऐसे है जैसे कि फागुन के गले में किसी ने हल्की सुगंध वाली माला डाल दी। और ये जो सुंदरता है फागुन मास की, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं भी समा नहीं पा रही है, संपूर्ण सृष्टि ही इसकी सुगंध से महक रही है। तो ये निराला जी की दो कविताएं थी। दोनों कविताएं ऐसी हैं फ्रेंड्स जो कि आपके सिलेबस में दी हैं और आएंगी ही, और 4 नंबर में से एक 4 नंबर का आएगा, या तो इन दोनों में से एक पार्ट आ जाएगा, या फिर उत्साह अट नहीं रही है वाला, अट नहीं रही वाला आ जाएगा। तो ये 4 नंबर आपको मिस नहीं करने हैं। प्रसंग भी आपको इसका लिख देना है और इसकी व्याख्या लिख देनी है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी आपका प्रश्न आता है तो आप प्रश्न कोई छोड़ के ना आए, जितना भी आ रहा है तो आप उसको लिख करके जरूर आए। तो चलिए, ये वीडियो तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो आप लोग करिए वीडियो को एंजॉय। मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।